हर देश की एक कहानी होती है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों के पन्नों से बाहर नहीं आती। वो छुपी होती हैं सत्ता के गलियारों में, बंद दरवाजों के पीछे और उन फैसलों के भीतर जो देश की दिशा तय करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसे सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि 140 करोड़ दिलों की उम्मीदों का भार उठाना होता है। लेकिन जब वही उम्मीदें टूटती हैं, जब वही प्रधानमंत्री देश के लिए गलत निर्णय लेते हैं, तो इतिहास सिर्फ उन्हें महान नहीं कहता, वह उन्हें न्याय के कटघरे में भी खड़ा करता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम उन निर्णयों और उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अनजाने या जानबूझकर अपने फैसलों से भारत को नुकसान पहुंचाया। यह कहानी किसी दल के विरोध में नहीं बल्कि सच्चाई के समर्थन में है। और अगर आप इस कहानी को दिल से सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने लगेंगे, क्या हमने हमेशा सही नेतृत्व को चुना है। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद भारत ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को देखा, एक ऐसी महिला जिसे शक्ति की मूर्ति कहा गया, जिसने युद्ध में पाकिस्तान को हराया, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिलाया। लेकिन वही इंदिरा गांधी एक समय ऐसी राह पर चल पड़ी जहां से लोकतंत्र की आत्मा घायल होकर लौट आई। साल था 1975। एक कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया। देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र की भावना का सम्मान करेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आपातकाल लगाया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लेकर देश को ही चुप करा दिया गया। अखबारों की जुबान बंद, विपक्ष की सांसें थमी हुई, न्यायपालिका पर दबाव और लाखों लोगों को बिना कारण जेल में ठूंस दिया गया। पूरा देश एक जेल बन गया था और उस जेल की चाबी सिर्फ एक हाथ में थी। कहा गया कि यह सब देश की सुरक्षा के लिए था, लेकिन क्या वास्तव में सुरक्षा के नाम पर एक लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है? आपातकाल के दौरान एक और फैसला लिया गया, नसबंदी। एक ऐसा निर्णय जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। गरीबों को पकड़कर जबरन ऑपरेशन किए गए, चाहे वह विवाहित हों या कुंवारे। कई लोगों की मौतें हुई और जो बचे उन्होंने इंसानियत पर से विश्वास खो दिया। यह सब हुआ जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, लेकिन यह नियंत्रण नहीं, अत्याचार था। इंदिरा गांधी का कार्यकाल कई मायनों में यादगार रहा, लेकिन इन दो निर्णयों ने उनकी छवि पर ऐसा धब्बा छोड़ा जो आज भी भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कालिख की तरह चिपका हुआ है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन क्या सोच बदलती है? इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी सत्ता में आए। युवा थे, उत्साही थे और बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन बदलाव सिर्फ तकनीक में हुआ, सोच में नहीं। बोफोर्स तोप का सौदा हुआ, एक रक्षा सौदा जो देश की सुरक्षा के लिए था, लेकिन उसमें रिश्वत की बू आने लगी। करोड़ों की रिश्वत का आरोप लगा। विदेशों में अकाउंट्स, दलालों के नाम और राजनीति की मिली भगत। कहा गया कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी। राजीव गांधी का एक और फैसला उन्हें कटघरे में खड़ा करता है, शाह बानो केस। एक बूढ़ी मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में राजीव गांधी ने संसद से एक कानून पास करवाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था और इससे यह संदेश गया कि वोट बैंक के लिए संविधान से भी बड़ा कुछ हो सकता है। इस एक फैसले ने महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया और न्याय की भावना को राजनीतिक कुर्सी के नीचे दबा दिया। हर प्रधानमंत्री की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन जब वो प्राथमिकताएं देश हित से हटकर स्वार्थ और सत्ता के समीकरणों से बनने लगती हैं, तब नुकसान होता है। 1991 में एक और चुपचाप बोलने वाला नेता सत्ता में आया, पी.वी. नरसिम्हा राव। वह प्रधानमंत्री बने उस दौर में जब देश दिवालिया होने की कगार पर था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले, विदेशी निवेश को बुलाया और भारत को आर्थिक मजबूती की ओर ले गए। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी गई।
केंद्र सरकार को इस घटना की आशंका थी। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब मस्जिद गिराई जा रही थी, तब केंद्र सरकार मौन थी। उस चुप्पी की कीमत पूरे देश ने चुकाई। दंगे हुए, सैकड़ों मारे गए और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगा। कहा गया कि यदि प्रधानमंत्री चाहते तो यह रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। एक तरफ आर्थिक सुधार, दूसरी तरफ सामाजिक विघटन। यह विरोधाभास ही उस नेतृत्व का मूल्यांकन तय करता है। 2004 में देश ने फिर सत्ता परिवर्तन देखा। एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना गया जिसे खुद ही कहा गया, मैं नहीं, मेरी पार्टी निर्णय लेती है। डॉ. मनमोहन सिंह एक विद्वान, एक अर्थशास्त्री और एक शालीन व्यक्ति थे, लेकिन राजनीति सिर्फ शालीनता से नहीं चलती। उनके शासनकाल में देश ने जबरदस्त आर्थिक ग्रोथ देखी, लेकिन साथ ही घोटालों का ऐसा तूफान आया जिसने हर नागरिक को झकझोर दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसने खेलों को शर्मसार किया। कोयला ब्लॉक घोटाला, जिसने देश की ऊर्जा व्यवस्था को झटका दिया। इन सभी घोटालों में एक चीज कॉमन थी, प्रधानमंत्री की चुप्पी। विपक्ष पूछता रहा, मीडिया सवाल करता रहा, जनता जानना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इतिहास कभी कभी ईमानदार लोगों से भी सवाल करता है, क्योंकि ईमानदारी व्यक्तिगत गुण हो सकता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, और जब वह जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो नुकसान देश को उठाना पड़ता है। 2014 में एक ऐसा चेहरा आया जो खुद को चौकीदार कहता था, जिसने वादा किया था कि अब देश को ठगने वाले बच नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत और निर्णायक दिखा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हुए जिनका असर आज भी देश भुगत रहा है। 8 नवंबर 2016, एक ऐतिहासिक रात। अचानक घोषणा होती है, 500 और 1000 के नोट बंद। लोग चौंक गए। लंबी लंबी कतारें, ATM से निकासी की अफरा तफरी, छोटे दुकानदारों की तबाही, दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब। कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन क्या हुआ? RBI की रिपोर्ट आई, 99% नोट वापस आ गए। तो फिर ये काला धन कहाँ गया? फिर आया कृषि कानूनों का फैसला। बिना चर्चा के, बिना सहमति के 3 कानून लागू किए गए। किसानों ने आंदोलन शुरू किया। महीनों दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, ठंड, बारिश, गर्मी, लेकिन किसान नहीं हटे। सरकार अड़ी रही, लेकिन अंत में कानून वापस लेने पड़े। इन कानूनों ने न सिर्फ किसान समुदाय को नाराज किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में संवाद अब गौण हो चुका है। हर प्रधानमंत्री अपने द्वार का आईना होता है, लेकिन जब उस आईने में दरारें दिखने लगती हैं, तो देश की आत्मा डर जाती है। ये दरारें आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लेकिन हर बार नुकसान जनता को होता है। आज जब हम इन प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों की बात करते हैं, तो हमें उनकी गलतियों को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां हमें सिखाती हैं कि अंधभक्ति, मौन स्वीकृति और सवाल न करना लोकतंत्र के लिए जर है। अब अगली बार जब आप वोट देने जाएं, तो चेहरे नहीं देखें, फैसले देखें। सोचें कि क्या यह नेता सिर्फ बोलता है या सुनता भी है? क्या वह जनता के लिए जवाबदेह है या सिर्फ भाषणों के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ संसद में तय नहीं होता, वह हर उस जगह तय होता है। एक नागरिक सोचने लगता है, सवाल करने लगता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ दिखावे से नहीं, सच्चाई से नेतृत्व चुनते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।